बहुत समय पहले मनकपुर छोटे से गांव में ममता नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। वह अपने बेटे लोकेश के साथ छोटे से घर में रहती थी। ममता दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा हुआ करता था। एक दिन ममता लोकेश से कहती है, लोकेश बेटा, जा भानु भैया की दुकान से घर का राशन ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी राशन लेके आ जाता हूँ। लोकेश भानु की दुकान पर राशन लेने के लिए पहुंच जाता है और वह भानु से कहता है, भानु भैया, माँ ने राशन मंगाया है और उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीना दे देंगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है जो मुंह उठाकर यहाँ उधार लेने के लिए चले आते हो? उधार होने की वजह से मेरी दुकान बंद होने की कगार पे है और अभी तुमने पहले के पैसे नहीं दिए हैं और उधार लेने चले आए। देखो भाई, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। भानु दुकानदार की यह बात सुनकर लोकेश अपने घर को चला आया और वह सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता हूँ और माँ किस तरह दूसरों के घरों में काम करती है। अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता है। बेचारी कब तक दूसरों का काम करती रहेंगी। मुझे कोई काम जरूर करना होगा। अब वक्त आ गया है, मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं और उनकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ ला सकूं। लोकेश यह सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक रिसीवर पर पड़ी। रिसीवर ने लोकेश को अपने पास बुलाया और लोकेश से बोले, क्यों उदास होकर आ रहे हो बेटे? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। रिसीवर, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सपना है कि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते हैं जिससे कि पूरे महीने का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। तुम्हारे मन में जो सपना है ना बेटा, वो एक दिन जरूर पूरा होगा। बेटा, तुम बड़े तकदीर वाले हो और तुम्हारा भाग्य बहुत ही उज्जवल है और बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा कि हर किसी की जुबान पर तेरा ही नाम होगा। लेकिन मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ और मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई राजा हूँ। फिर हर किसी की जुबान पर मेरा नाम कैसे होगा? स्वामी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है बेटा, और तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। इतना कहकर रिसीवर वहां से चले जाते हैं और लोकेश को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती है और लोकेश भी फिर अपने घर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझे घर का राशन लेने के लिए भेजा था। माँ, भानु भैया ने उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर पहले से ही बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज ही मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी और तू भानु का हिसाब करके आना। और जा तू अब खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले तुम मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था मुझे एक रिसीवर मिले और वह मुझसे कह रहे थे कि मैं बहुत ही तकदीर वाला हूँ और कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हारी समझ में कुछ आया हो तो मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक ऋषि ने मुझसे ऐसा ही कहा था कि ये तेरा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है, बड़ा होकर यह राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने तो उनकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। माँ, यह सब तो फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा कैसे राजकुमार बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा होता है ना माँ। तुम सही कहते हो लोकेश, कभी कभी ये भविष्यवाणी सच भी हो जाती है।
मैंने अपनी आंखों से खुद भविष्यवाणियों को सच होते देखा है। हमारे गांव में एक बबीता नाम की एक औरत ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे होने की खुशी में उसके पति महेंद्र ने आसपास के सभी गांवों में दावत का निमंत्रण दिया था और वह औरत भविष्यवाणी में बहुत ही ज्यादा विश्वास करती थी और उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक ऋषि को बुलवाया। उस ऋषि ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता हूँ और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा यह खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन ऋषिवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने ये हमें 2 बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे बताएं कि इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है। ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से ही शादी करेगा। ऋषि की यह बात सुनकर सुनीता के तो होश ही उड़ गए। ऐसे कैसे हो सकता है ऋषिवर? भला एक भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? और मैं यह भविष्यवाणी नहीं मानता हूँ और तुम झूठ बोल रहे हो और मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम सब कुछ देख लोगे। इतना कहकर रिसीवर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुनीता अपने पति से कहती है, नहीं, ये तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। अरे तुम ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? अरे उस आदमी की बातों में आकर तुम उस मासूम की जान लेना चाहती हो? कितने वर्षों बाद ईश्वर ने हमें औलाद का सुख दिया है और तुम कह रही हो हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें? मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, पर हमें इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी मेरे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने इनकी अनदेखा करा है ना, मुझे नुकसान ही उठाना पड़ा है। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये सब शब्द नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे भविष्य के भी संकेत हैं। इन भविष्यवाणियों को नज़रअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। देखो सुनीता, हमें समझदारी और सोच समझ के ही कोई कदम उठाना चाहिए। बताओ अब हमें क्या करना होगा? तुम इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो। हमें नहीं चाहते हुए भी इसके साथ ऐसा करना होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो हमारा तो अनर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है वह आज मैं करूँगा और अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान लूँगा। तुम इस बच्ची को जल्दी से कपड़े में लपेट दो, जिससे मुझ पर किसी को शक ना हो। वह आदमी उस बच्ची को एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले जाता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, लेकिन वह बच्ची किसी तरह बच जाती है। तभी एक अमीर आदमी उस जगह से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन यह बच्ची जंगल में क्या कर रही है और इसे यहाँ पर कौन छोड़कर गया होगा? मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाता है। अरे कहाँ हो भगवान, जरा जल्दी से इधर आओ और ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे ये किसका बच्चा लेकर आ गए हो आप? अरे मैं क्या तुम्हें कोई बच्चा उठाने वाला दिखाई देता हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यह बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? यह नन्ही परी मुझे पहाड़ी वाले जंगलों में पड़ी हुई मिली थी
पता नहीं इसे वहाँ पर कौन छोड़ के गया था और मुझे इस बच्ची पर दया आई और मैं इसे उठाकर ले आया। यह तुमने बहुत ही अच्छा किया जो इस बच्ची को तुम अपने साथ ले आए। और देखो ये बच्ची कितनी सुंदर है, देखने में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आज से ये बच्ची हमारे परिवार का ही हिस्सा है, इसे भी हम अपने बेटे सोहन की तरह पालेंगे। अब से हमारे एक बेटा नहीं है, अब 2 बच्चे हैं। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब दोनों भाई बहन बड़े हो चुके होते हैं। अपने बेटे को जवान होता हुआ देख सुनीता और उसका पति बहुत ही खुश होते हैं कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था। एक दिन सुनीता का लड़का किसी काम से बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र अमीर आदमी की बेटी पर पड़ती है। उसे देखकर वह सब कुछ भूल जाता है। वह अपने माँ बाप को बिगर बताए हुए उस लड़की से शादी कर लेता है और उसे फिर घर ले आता है। माँ देखो कौन आया है, और मैंने इस लड़की से शादी कर ली है और यह सेठ अमीर चंद की बेटी है। अरे बेटा, तुझे शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या थी? एक बार कम से कम हमसे पूछ तो लेता। आखिर हम भी तो तेरे माता पिता हैं और हमने तो तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इसलिए हमारा भी तो हक बनता है कि तेरे सुख दुख में हमेशा साथ रहें। अरे भाग्यवान, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई हो। अरे हमें तो खुश होना चाहिए, हमारी बेटी की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बेटी तुम बहुत दूर से चल के आई हो, जाओ थोड़ा सा आराम कर लो। बेटी तुम कितने भाई बहन हो? सासू जी हम 2 भाई बहन हैं, लेकिन मैं सेठ अमीर चंद की सगी बेटी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें पहाड़ी के पास पड़ी हुई मिली थी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे कभी माँ बापन की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे की बहू के मुँह से यह बात सुनकर सुनीता सब समझ जाती है कि यह लड़की तो हमारी बेटी है, और वह इस बात को अपने पति महेंद्र से भी बताती है कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। यह बात किसी तरह सुनीता के बेटे को भी पता चल जाती है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वह उसकी सगी बहन है, इसलिए वह अपनी जान ले लेता है और फिर वह लड़की भी मर जाती है। यह तो बहुत बुरा हुआ माँ। इस बात को सुनकर तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भविष्यवाणी तो सच होती हैं और हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुझे यही तो समझा रही थी कि इन भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश कभी मत करना। इसका मतलब माँ वो रिसीवर सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वह एक दिन जरूर पूरा होगा और बहुत जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा और उसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ मेरा ही नाम होगा। जिस राज्य में लोकेश रहता था उस राज्य का राजा सूरजमल बहुत ही शांति प्रिय और दयालु था और उसके शासन में सभी खुश रहते थे और रानी भी राजा को बहुत पसंद करती थी। हर कोई गर्व महसूस करता था कि वह ऐसे राज्य में रहते हैं जहां एक राजा शांति प्रिय और समझदार राजा शासन कर रहा था। राजा के राज्य की सुनिश्चित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का हाथ था वह थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह के रहते हुए राजा को कभी कोई किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत ही दुख हुआ था। अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। वह चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और जवान आदमी को ही यह पद मिले, इसलिए वह अपने मंत्री से कहते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो, जो भी राजा की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे 1000 सोने के सिक्के और अपने प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन मंत्री ढिंडोर जी को घोषणा करवाने के लिए भेज देते हैं। सुनो ए लोगों, महाराज सूरजमल का ताजा फरमान, जरा गौर से सुनो। महाराज के सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई है, इसलिए अब उनका पद खाली है। जो भी व्यक्ति महाराज की इन 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे महाराज 1000 सोने के सिक्के
और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। क्या बाबा, कोई आफत आ गई है सलाहकार के मृत्यु होने से? बेटा, आफत तो कुछ नहीं आई है, लेकिन रघुवीर बहुत ही अच्छा इंसान था और ईश्वर भी अच्छे इंसान को अपने पास जल्दी बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई ही चाहता था। मैंने भी कितने सलाहकारों को बदलते हुए देखा है, लेकिन यकीन मानो रघुवीर सिंह जैसा कोई नहीं था। वह हमेशा गरीब मजबूर लोगों के ही हित में सोचता था। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कौन बनेगा जो हम जैसे गरीबों के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेली का जवाब नहीं दे पाता है। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लोकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या मैं एक बार राजा के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दे दूं? बेटा, राजा हर बार पहेली बदलकर पूछता है और अभी तक कोई भी 3 पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाया है। बहुत से अक्लमंद लोगों ने पहेलियों का जवाब देना चाहा, लेकिन बेटा हर कोई नाकाम रहा। और उन अमीर लोगों के बीच बेटा कैसे जा सकते हो? वहाँ बहुत ही तजुर्बे और होशियार लोग आए हुए हैं। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं एक बार महाराज के पास जरूर जाऊंगा। सोचो, अगर मैंने पहेलियों का जवाब दे दिया तो मुझे 1000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर तुम्हें माँ किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी और मैं भी महाराज का सलाहकार बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, जब तू इतना कह ही रहा है तो जा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं और ईश्वर तेरी हिफाजत करे। अगले ही दिन लोकेश राजमहल पहुंच जाता है। महाराज उससे पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं यहाँ आपकी पहेलियों के जवाब देने आया हूँ। अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया है, लेकिन तुम मुझे समझदार लगते हो और जवान भी हो। शायद तुम मेरी पहेलियों का जवाब दे सकते हो। जैसा कि तुम शर्त तो जानते ही हो, जो भी पहेलियों का सही जवाब देगा वो मेरा सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपकी पहेलियों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन तो संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे ज्यादा अमीर होता है। बहुत खूब, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि खुद को जानना और समझना। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो हम दूसरे को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर। तीसरा और आखिरी सवाल है, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? महाराज, सच्ची मित्रता वो है जब एक मित्र दूसरों की खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। बहुत अच्छे, तुमने तीनों सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं और तुम वाकई में ही बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाएं और कल से तुम अपना पद भी संभालोगे। लोकेश 1000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है। लोकेश को देखकर ममता बहुत ही खुश होती है और वह लोकेश से कहती है, बेटा, जब से तू गया है ना, मैं तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू कामयाब हो और देख, ईश्वर ने मेरी सुन ली और अब हमारी सारी मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और आज से तुम्हें किसी के घर भी काम करने की जरूरत नहीं है। बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में ही कट गई और कई सालों बाद तूने मुझे ये खुशी दिखाई है और आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो वो बहुत ही खुश होते और फिर पूरे राज्य में यह बात फैल जाती है कि ममता का बेटा सलाहकार बन गया है।
और सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि लोकेश बहुत ही समझदार और नेक लड़का था। एक दिन लोकेश महल से घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में दो भाई एक घोड़ी के बच्चे के ऊपर झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोकेश उनके पास जाकर बोला, आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? जिस आदमी को तुम मेरे सामने खड़ा देख रहे हो वो मेरा बड़ा भाई है। यह एक नंबर का झगड़ालू इंसान भी है। ईश्वर इसे गारत करे। हमारे पिताजी जो भी छोड़कर गए थे ना, हम दोनों ने उसे आपस में बांट लिया था और मेरे हिस्से में एक घोड़ी आई थी। उस घोड़ी ने एक बच्चा दिया और यह बेईमान इंसान उस घोड़ी के बच्चे को अपना बना रहा है। जरा आप इसे समझाइए। जब मेरी घोड़ी ने बच्चा दिया तो वो घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ या इस बकबक का? यह बेईमान झूठ बोल रहा है। ये सालों से अपनी घोड़ी को मेरी जगह में बांधता हुआ आ रहा है और इसकी घोड़ी ने बच्चा मेरी जमीन पर दिया है, इसलिए वह घोड़ी का बच्चा अब मेरा हुआ। जो चीज जिसकी जमीन पर पैदा होती है वो उसी की हो जाती है। लोकेश समझ गया था कि ये दोनों पागल हैं, इसलिए वह उनसे बोला, तुम्हारी समस्या तो बहुत गंभीर है और तुम्हें तो राजा के पास जाना चाहिए। वो ही तुम्हारा फैसला कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, हमें राजा के पास ही जाना चाहिए, वरना ये झगड़ालू इंसान कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अगले ही दिन दोनों भाई राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा को अपनी सारी बातें बताते हैं। राजा लोकेश से कहते हैं, इस समस्या का हल तुम करो लोकेश। वो दोनों लोकेश को पहचान लेते हैं, लेकिन राजा के सामने उन दोनों की बोलने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वह चुपचाप खड़े रहते हैं। देखो, जगह से घोड़ी और बच्चे का कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसकी घोड़ी बच्चा भी उसी का ही है, लेकिन तुम्हें अपने बड़े भाई की जगह में घोड़ी बांधने का हर्जाना देना होगा। तुम्हें एक सोने का सिक्का देना होगा। दोनों भाई लोकेश का फैसला सुनकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।